Good morning to all. Good morning, sir. Today we will start a new chapter, cell chapter. Okay? Yes. To understand to cell chapter, we should have the knowledge of the micro unit. Micro Unit. What is the micro? To understand by an example, suppose we have a page. I am separating it many times. First time when I separated it, its size has decreased. Yes. First time. In second time, its size is also decreased. Yes. Third time also decreased. Yes. Fourth time is also decreased. Yes. Fifth time also decreased. Yes. Sixth time also decreased. Yes. Seventh time also decreased. Yes. Eighth time also decreased. I separated it in only 7 times, and its size has begun like it. इतना छोटा साइज हो गया इसका. अगर इसको ही मैं कई टाइम्स और सेपरेट करते जाऊं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ये मुझको दिखना बंद हो जाएगा ना. अगर मैं इसको सपोज 1000 टाइम क्या कर दूं, सेपरेट करते जाऊं, फिर ये मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा. और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां से ये सेपरेट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. जहां से सेपरेट होना क्या हो जाएगा, बंद. तो जहां से ये सेपरेट होना बंद हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो यूनिट. क्या बोलेंगे, माइक्रो यूनिट. किसी चीज की अगर माइक्रो यूनिट हमें गेट करना है, हमें माइक्रो यूनिट गेट करना है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. नंबर फर्स्ट, it should not seen by eye. ये आई से नहीं दिखना चाहिए, है ना. नंबर सेकेंड कंडीशन, it should not bifurcate. bifurcate मतलब डिवाइड होना, ठीक है. bifurcate फर्दर, ये उससे आगे को सेपरेट नहीं होना चाहिए. उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो यूनिट. इस पेज की क्या इसे मैं माइक्रो यूनिट बोलूंगा? नहीं, क्योंकि इसको मैं और सेपरेट कर सकता हूँ ना. देखो और सेपरेट कर सकता हूँ. माइक्रो यूनिट कब बोलूंगा, जब ये सेपरेट नहीं होगा. एक ऐसी स्टेज आएगी जहां से इसको आप सेपरेट करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा. उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो यूनिट. ये तो पेज का एग्जांपल है. दैट इज द एग्जांपल गिवन बाय अ पेज. सो माइक्रो यूनिट यू हैव अंडरस्टैंड. Yes. So let's see. I have my skin. I am getting my skin such that now I am separating it. मेरी स्किन है, इसको मैं क्या करते जा रहा हूँ, सेपरेट करते जा रहा हूँ. और एक टाइम ऐसा आएगा जहां से सेपरेट होना बंद हो जाएगी, है ना. इतना मैं इस हैंड का इतनी क्या निकाल रहा हूँ, स्किन बाहर निकाल रहा हूँ और उसको भी सेपरेट करते जा रहा हूँ. एक स्टेज ऐसी आएगी जहां से वो सेपरेट होना बंद हो जाएगा. तो उस जहां ऐसी स्टेज जहां पर कोई चीज सेपरेट होनी बंद हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो यूनिट. क्या बोलते हैं, माइक्रो यूनिट. तो उस टाइम वो माइक्रो यूनिट किसकी माइक्रो यूनिट कहलाई जाएगी, ह्यूमन बॉडी की माइक्रो यूनिट. और उसी माइक्रो यूनिट को ही हम सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेल. और सिमिलरली देखो, प्लांट है, प्लांट हैज ऑल्सो स्किन. उसकी स्किन को भी हम सेपरेट करते जाए तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां से वो सेपरेट होना बंद हो जाएगा. तो जहां से सेपरेट होना बंद हो जा रहा है उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, माइक्रो यूनिट. और उसी माइक्रो यूनिट को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेल. क्या बोल रहे हैं, सेल. तो सेल क्या है, सेल इज अ माइक्रो यूनिट. सेल क्या है, माइक्रो यूनिट. सेल इज माइक्रो यूनिट. माइक्रो यूनिट. माइक्रो यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, as well as of प्लांट की जो माइक्रो यूनिट है, ह्यूमन बॉडी की जो माइक्रो यूनिट है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सेल.
क्या बोल रहे हैं? सेल। सेल बोल। समझ में आ गया है? माइक्रो यूनिट समझ में आ गया है? Yes. माइक्रो यूनिट क्या होती है? ऐसी स्टेज जहां से कोई चीज और आगे सेपरेट ना किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो यूनिट। माइक्रो यूनिट। ठीक है, अभी सेल के बारे में हो गया। अब थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सेल का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम, सेल का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। साइटो, साइंटिफिक नेम ऑफ सेल साइटो। अब ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किसने किया? सेल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला कि हमारी बॉडी में भी सेल होती है या नहीं होती? ठीक है, हु इज दैट? तो ये 1665 में सबसे पहले पता चला रॉबर्ट हुक। किसे पता चला? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पता लगाया कि हमारी बॉडी में क्या होती है? सेल होती है। और इस सेल को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने जो सेल यूज की वो थी डेड सेल। क्या थी? डेड सेल। डेड सेल। ठीक है, फिर फर्दर मैनी रिसर्च हैज टेकन एंड अनदर साइंटिस्ट comes in 1723. His name is Leeuwenhoek. ल्यूवेनहॉक 1723 में जब ल्यूवेनहॉक आए तो इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, इस बार इन्होंने जो सेल यूज की वो लाइव सेल। कौन सी सेल थी? लाइव सेल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। डेड सेल इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। लाइव सेल डिस्कवर बाय ल्यूवेनहॉक। लाइव सेल यूज की डिस्कवरी की ल्यूवेनहॉक ने, डेड सेल की डिस्कवरी की है रॉबर्ट। नाउ लेट्स सी आल्सो बेसिक नॉलेज। अब हमारा अर्थ है, अर्थ में प्लांट भी है, एनिमल भी है एंड अनदर थिंग आल्सो। बेसिकली जो हम सेल पढ़ रहे हैं एनिमल और प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज होगी जिसके जो सबसे बड़ी सेल है, जिसके पास सबसे बड़ी सेल है, हो सकता है ना? तो बिगेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स क्या है? देखो, बिगेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, जो हमारी यूनिवर्स है उसकी बिगेस्ट सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इसकी सेल होती है सबसे बड़ी सेल। सिमिलरली स्मॉलेस्ट सेल भी होगी, स्मॉलेस्ट सेल। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, हाँ की यूनिवर्स। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ जो यूनिवर्स होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो सेल होती है एक बैक्टीरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं। ठीक है, ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में भी बिगेस्ट सेल होगी और स्मॉलेस्ट सेल भी। तो बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है, लेट्स सी, बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होती है? ओवम। क्या होती है? When you will study about the reproductive system of the male as well as of the female, here you study about the gamete. So ovum is a female gamete. Ovum is a female gamete. ये reproductive system जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे ovum क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे काम करता है ना, वहाँ पे। तो ovum क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल गैमेट। क्या है? फीमेल गैमेट। And here smallest क्या है? Smallest cell of human body. Smallest cell of human body. Let's see. अब इसमें आते हैं दो, कंफ्यूजन होते हैं इसमें। दो ऑप्शन आते हैं, हर बुक में अलग अलग दिया। दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है स्पर्म। जो स्पर्म है ये क्या है? हमारा मेल गैमेट होता है। ठीक है, क्या होता है? मेल गैमेट। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन कई कई जो बुक होती है उन बुक में भी ग्रेनुअल सेल दी जाती है। क्या दी जाती है? ग्रेनुअल सेल।
ठीक ग्रेनुलर सेल माइंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? Mind. माइंड। लेकिन इन मेजर क्वांटिटी में अभी तक जो देखा है हमने स्पर्म ही देखा, ठीक है। कई कई बुक जो हायर लेवल की बुक्स होती है वहाँ पे ग्रेनुलर सेल, लेकिन जो अभी हम जो नॉर्मल एग्जाम देंगे, सपोज सैनिक स्कूल का एग्जाम क्या दें, सैनिक स्कूल का क्या दें एग्जाम दें, या कोई अंदर ये एसएससी जीडी ईडी ऐसे कोई एग्जाम दें, पुलिस का एग्जाम दे, है ना, उन एग्जाम में तो ऑप्शन आता है ओनली स्पर्म आता है। क्या आता है? स्पर्म आता है। वहाँ पे ग्रेनुलर सेल नहीं आता। कई कई बुक में दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लगाओगे किसको? स्पर्म ही लगाओ। ऑप्शन में क्या लगाओगे? अब थोड़ा और देख लो बेसिक। अब कोई लार्जर सेल भी होगी, लार्जर सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल होती है, देखो ये तो बिगेस्ट थी, ठीक है। यहाँ लार्जर, लार्जर मतलब लंबी, है ना। हेयर ओनली वी सी हेयर इन अ लार्जर सेल मीन्स हेयर we will see only length, we will see only length, but in biggest we will see length and also breadth. In a larger we will see only length. So larger cell of human body is neuron. क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन। Understand? Yes. So let here Mukesh stand up. The state of anything further not separate and we not can cure neck die. Okay. ऐसी किसी भी मैटर, कोई भी चीज, उसकी माइक्रो यूनिट कब बोलेंगे हम उसको? जब उसको हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। दैट इज माइक्रो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सेल? Cyto. साइटो। साइंटिफिक नेम ऑफ सेल? Cyto. साइटो। द फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल हैज डिस्कवर्ड बाय Robert Hooke. रॉबर्ट हुक एज अ Yes. इन विच ईयर? 1665. 1665। Biggest cell in a universe? Egg of ostrich. Egg of Ostrich. and smallest cell of universe? Microplasm. Microplasm. This microplasm is situated in Bacteria. in a bacteria. Okay? Yes. What is the smallest cell of human body? Sperm. Sperm. Okay? So now let we will see the structure of the cell. इस सेल कैसे दिखती है? सेल को देख सकते हो? You can see cell? Not. सेल को देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? Microscope. Microscope. We will use microscope. So now let's see the cell. How it is looking. ये कैसे दिख रहा है? सेल ऐसी। सेल के बाहर ये लेयर है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? Cell membrane. या कई कई बुक में लिखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखा होगा? Plasma membrane. प्लाज्मा Membrane. जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी आउटर लेयर जो होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? Protein. प्रोटीन। किसकी बनी है? Protein. प्रोटीन। कोई भी सेल है, उसकी आउटर लेयर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, दैट फॉर्म बाय द प्रोटीन। इससे बनी होती है Protein. अब सेल के अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में पढ़ते हैं। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो लेट्स सी माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ऐसा बैंड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? Band structure. इस बैंड स्ट्रक्चर का नाम है क्रिस्टा। क्या बोलते हैं इसको? Crista. क्रिस्टा। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टा। क्रिस्टा। बैंड स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? क्रिस्टा। क्रिस्टा।
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था ऑल्टमैन द्वारा खोजा गया था। किसने डिस्कवरी की इसकी? ऑल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन ने इसकी डिस्कवरी। अभी माइटोकॉन्ड्रिया बना किसका होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कितने कंपोनेंट से? दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। नंबर एक होता है हमारा प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन होती है 90% होती है। कितनी होती है? 90%। और जो ये प्रोटीन बनी होती है ये 70S राइबोसोम से बनती है। किससे बनती है? 70S राइबोसोम। अभी हम पढ़ेंगे आगे जब हम 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम बनेंगे। ये 70, इसको थोड़ा सा हल्का समझ लेते हैं कि 70S राइबोसोम क्या होता है, 80S राइबोसोम। ये दो शेप है, ये राइबोसोम के दो शेप। जिसका शेप बड़ा होता है उसको बोलते हैं 80S, जिसका शेप छोटा होता है उसको बोलते हैं 70S। S फॉर सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। जैसे मैं किसी चीज को मेजरमेंट कर रहा हूँ, सपोज इसकी लेंथ को अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैं किस में मेजरमेंट करूंगा? मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, है ना? 3 यूनिट आई विल यूज। तो वैसे ही जो हमारा राइबोसोम होता है उसका साइज मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है, दैट इज सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। दैट इज सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। इसका साइज होता है, ऐसे इसका साइज छोटा होगा तो और कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिकली अभी दो होते हैं। 80S साइज बड़ा, 80S का साइज बड़ा होता है, 70S का छोटा होता है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया बना है ये प्रोटीन से बना है, और वो प्रोटीन किस में बना है? 70S राइबोसोम। किसमें बनता है? 70S। आगे समझ में? और ये प्रोटीन कितना होता है? 90% होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कितना होता है? 90%। और इसमें 10% होता है डीएनए। दूसरा क्या होता है इसमें? डीएनए। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, व्हाट इज द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 10% डीएनए होता है इसमें और 90% इसमें प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन बनती है 70S राइबोसोम से। ठीक है, अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमने यहाँ बना दिया ना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स सी, जो हमारा ये बैंड स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टा बोल रहे हैं। इसमें एक साइकिल चलती है, इसमें एक रिएक्शन चलती है। क्या चलती है? रिएक्शन चलती है, या उसको हम बोलते हैं साइकिल। क्या चलती है इसमें? एक साइकिल बोलो या रिएक्शन बोलो। या किसी चीज को बनने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है ना? अगर आपको साइंस में अच्छा पढ़ना है, मतलब अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो आपको साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वैसी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको होने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन चलती है, उसको हम बोलते हैं क्रिब्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्रिब्स रिएक्शन, क्रिब्स साइकिल या क्रिब्स रिएक्शन। ये क्रिब्स रिएक्शन तभी होगी जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। देखो जैसे अभी मैं हूं, आई एम डूइंग ब्रीथिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रीथ कर रहा हूँ। तो ब्रीथ जब मैं कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में जा रही होगी। दिस ऑक्सीजन गोज इनसाइड द माय लंग्स। तो लंग्स में तो कुछ काम है उनका? नहीं। काम कहाँ है? सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें काम। तो यहाँ से यहाँ जाके तब माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। जब ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगी तब क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो काम करना बंद कर देगा। तो क्रिब्स साइकिल चलने के लिए तभी चलेगी जब ऑक्सीजन हो। तो कंडीशन है इसकी, क्रिब्स साइकिल तभी चलेगी जब क्या हो? ऑक्सीजन मिले। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पहुंच जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। और कहीं पे अगर कोई काम, कोई वर्क ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दैट इज द कंडीशन फॉर द क्रिब्स साइकिल। एरोबिक रेस्पिरेशन शुड बी देयर। वहां पे क्या होना चाहिए? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिब्स साइकिल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से यहाँ पे 38 एटीपी पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, और ये कंबाइंड होकर एक ग्लूकोज पार्टिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज पार्टिकल। और यही ग्लूकोज पार्टिकल हमें क्या देता है? एनर्जी देता है।
क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी देता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ पे एनर्जी दे रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझ में आ गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? टू गिव एनर्जी। क्या है इसका फंक्शन? टू गिव एनर्जी। एनर्जी दे रही है। कोई चीज हमें एनर्जी दे रही है, पावर दे रही है, एनर्जी या पावर दे रही है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक अनदर नेम है, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। समझ में आया कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? अब इधर क्या बना हमारा? ग्लूकोज बना। 1 ग्राम बोल रहा हूं, अगर हमने 1 ग्राम ग्लूकोज कंडक्ट कर लिया, खा लिया, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है हमें? 4.3 कैलोरी। 4.3 किलो कैलोरी। और हमें एक दिन में जो हम कोई भी काम करते हैं, एक दिन में काम करने के लिए हमें 2500 किलो कैलोरी चाहिए। और 1 ग्राम ग्लूकोज हमें 4.3 दे रहा है, और हमें एक दिन में 2500 किलो कैलोरी चाहिए, है ना? तो ये क्या देता है? एनर्जी देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो प्रोड्यूस एनर्जी। सेल का एक ही कंपोनेंट है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है ना? एनर्जी अभी एक जगह और बनेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन के फॉर्म में बनेगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसका काम हमें एनर्जी देने का काम नहीं है। हमें एनर्जी कौन दे रहा है? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। जो राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन के फॉर्म में जो एनर्जी बनेगी, उसका काम कुछ अलग होता है। एनर्जी तो बनाता है, लेकिन वो एनर्जी हमको नहीं मिलती। कहाँ मिलती है उसको देखेंगे, वो बढ़िया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया 2 चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 प्रोटीन, वो प्रोटीन 70S राइबोसोम में बनती है, ठीक है। नंबर 2 डीएनए। क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए कहाँ होता है, ये कई बार पूछा गया है। तो एक्चुअल में डीएनए होता है न्यूक्लियस में, अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो याद होना चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल याद करके रहना। ये 2 यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये दो चीजें से, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 डीएनए। Here in a mitochondria a band shape is present. That band shape is called crystal, in which a reaction Krebs cycle is conducted, which happened by the help of the oxygen. That means Krebs cycle is a aerobic respiration in which 38 ATP particle combine and generate 1 glucose energy, such that 1 gram quantity of the glucose give the 4.3 kilocalorie energy. ना समझ में आ गया है? पक्का? अब नंबर 2 देखो। नंबर 2 कंपोनेंट होता है वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम। इस वैक्यूम का साइज कैसा होता है? देखो कैसा बना होता है, ऐसा बना होता है, गोल गोल टाइप, ऐसा गोल बना हुआ है। तो मैंने ऐसे बना दिया ना, ऐसा गोल। अब वैक्यूम का फंक्शन क्या होता है? हमारे शरीर में वाटर है, सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट अगर हमारी बॉडी की है तो पानी है हमारे पास। बॉडी को पानी चाहिए, क्या चाहिए? हाइड्रेशन चाहिए, है ना? पानी की जरूरत है। तो ये वैक्यूल्स करता है, ये लिक्विड को स्टोर करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी लिक्विड है उसको स्टोर करने का काम किसका है? वैक्यूल का है। इट्स फंक्शन टू स्टोर द लिक्विड। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर टू द लिक्विड, लिक्विड को स्टोर करना। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सेल सेल। क्या बोलते हैं? सेल सेल। एक कॉमन नाम दे दिया, लिक्विड को एक कॉमन नाम दे दिया। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको एक कॉमन नाम दे दिया, ठीक है? समझ गए? अब इसके अंदर कौन कौन से लिक्विड होते हैं फिर वो देख लो। H2O होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, ठीक है, ऑयल होगा, ETC और, ठीक है, एक्स्ट्रा बहुत चीज। वैक्यूल्स का फंक्शन समझ में आ गया है? टू स्टोर टू द लिक्विड, ये लिक्विड को स्टोर।
उसके बाद देखो सी, गोल्जी बॉडी, एक आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी। इस गोल्जी बॉडी का क्या नाम होता है? अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे को एनर्जी बोलने के लिए चाहिए। अब जैसी मेरी बॉडी है इसमें बहुत सारे सेल होंगे, छोटी छोटी सेल्स होंगी, करोड़ों, ठीक है, इनफाइनाइट सेल्स होंगी। इनफाइनाइट सेल से मिलकर ही मेरी क्या बनी है? बॉडी बनी है। तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हर सेल एनर्जी बना रही होगी। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो गले में जो सेल है वो एनर्जी बना रही है और उसी एनर्जी के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी खत्म भी तो हो सकती है मेरे गले की, फिर मैं कैसे बोलूँगा? अगर मैं सपोज सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, एक टाइम मैं एनर्जी, बढ़िया एनर्जी फ्लो में बोल रहा हूँ, लेकिन जब मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मैं आराम आराम से बोलूँगा ऐसे, है ना, एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है नहीं। तो जो सेल है वहाँ भी एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी का कुछ यूज हो रहा है नहीं, वो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह जहाँ पे हम काम करें। जैसे अभी मेरा वोकल काम कर रहा है तो वोकल की एनर्जी खत्म होगी तो मेरे हाथ की जो सेल है वो एनर्जी बना रही है, उस एनर्जी को किसको दे देगी? मेरे वोकल को दे देगी। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होती है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो वो ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी। किसका होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन समझ में आ गया? इट ट्रांसफर टू द एनर्जी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। अब इसके बाद नया फंक्शन एक और देखते हैं, इसका कंपोनेंट सेंट्रोसोम। क्या देखते हैं? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? लेट्स सी, सपोज मैं कहीं पे जा रहा था, मेरे यहाँ पूरे हाथ में क्या लग गया? कट लग गया, घाव हो गया। तो देखो गड्ढा टाइप में हो जाता है ना, लेकिन फिर 10-15 दिन बाद वो गड्ढा भर जाता है। तो वहां पे सेल अपने आप क्या हुई? पहले सेल डैमेज हुई थी, अब वो सेल फिर से रिकवर होगी, तो वहां पे नई सेल बनी है। वहां पे क्या है? नई सेल बनी। तो नई सेल किसी ने तो बनाई होगी, है ना। कहीं पे अगर कट लग जा रहा है तो वहां की सेल डैमेज हो जाती है, तो वो जो डैमेज हुई सेल है उसकी जगह पे दूसरी सेल बनानी है। तो वो दूसरी सेल बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। अब सपोज लेट्स सी, सपोज मेरे हाथ में कट लगा, मेरे यहाँ पे सेल की 5 सेल की रिक्वायरमेंट है। कितने सेल की रिक्वायरमेंट थी? लेकिन सेंट्रोसोम ने 5 ना बना के 10 बना दी। इसने कितनी बना दी? 10। अब 5 तो मेरे जो 5 है वो तो रिकवर करेंगे, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बच गए। वो जो 5 सेल एक्स्ट्रा बने हैं उसको बोलते हैं कैंसर सेल। क्या बोलते हैं? कैंसर सेल। तो सेंट्रोसोम अगर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है सेल की, उस रिक्वायरमेंट से अगर ज्यादा सेल बना देता है, उन सेल को हम क्या बोलते हैं? कैंसर सेल। क्या बोलते हैं? कैंसर सेल। तो सेल डिवीजन, ये जो सेल नई सेल बन रही है उनको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, न्यू सेल का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। तो हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन करने का फंक्शन किसका है? सेंट्रोसोम। किसका है? सेंट्रोसोम। क्या हद से ज्यादा सेल डिवीजन होना सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि इट टेक द फॉर्म ऑफ द कैंसर। ये किसका फॉर्म लेती है? कैंसर। तो सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मींस टू मेक न्यू सेल। न्यू सेल। इतना समझ में आ गया? यस। इधर जब हमने एक वैक्यूल पढ़ा, यहाँ पे एक चीज छूट गई है, ठीक है, एक चीज समझो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और छूट गई। वैक्यूल है, वैक्यूल का फंक्शन क्या था? इट स्टोर द लिक्विड। और उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सेल। वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट लिक्विड भी हो सकता है, शुगर लिक्विड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। अब हमने सेल 2 टाइप्स की पढ़ेंगे, जब हम प्लांट सेल पढ़ेंगे, ह्यूमन सेल पढ़ेंगे। अब जब ह्यूमन सेल की बात आएगी, ये वैक्यूल्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वैक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। किसमें? ह्यूमन सेल। किसमें होते हैं? ह्यूमन सेल। यहीं पे याद कर लो,
लेकिन प्लांट सेल में देखो, ह्यूमन सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में ओनली वन वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल लंबा होता है, ऐसे एक ही वैक्यूल होगा प्लांट सेल में। और ये 90% वाटर करता है, 90% वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो कितना परसेंट वाटर कंटेन करता है, कितना परसेंट करता है? 90%। और ये एक ही होता है, ओनली वन। और हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लांट में एक ही वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल 90% वाटर कंडक्ट करता है। आगे समझ में? ये एक्सेप्शन याद रहेगा? यहीं पे लिख देता हूं। इन ह्यूमन सेल इट मे बी इनफाइनाइट, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। बट इन प्लांट सेल it is only one. It is only one which consume 90% water. 90% वाटर। ये क्वेश्चन आ गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। अगर सेल से अगर क्वेश्चन बने, एक यहाँ से बनता है, एक डीएनए से बनता है, ये वाला कितने एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया है। अब इसके बाद इसके 22 और क्या होते हैं? कंपोनेंट भी होते हैं। एक कंपोनेंट होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। इसके बारे में लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, ऐसे समझ सकते हो। एक जैसे एसिड देखा है, एसिड की बोतल होती है, उसको किसी पे डाल दो। सपोज एसिड है मेरे हाथ में, एसिड की कोई बूंद मेरे हाथ में गिर गई तो उसको डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा ना। वैसी जो हमारा लाइसोसोम है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। उस लिक्विड को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये सेम काम करता है जैसे एसिड कहीं पे गिर गया तो उस जहाँ पे गिर गया उसको डैमेज कर देता है। वैसे ही लाइसोसोम क्या करता है, इसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये सपोज अगर यहाँ से गिर गया किसमें? सेंट्रोसोम में, तो सेंट्रोसोम को खत्म कर देगा। अगर ये किसमें गिर जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में गिर जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब कभी कभी क्या होगा, अपने अंदर इसमें जैसे स्टोर होगा, अपने अंदर गिर जाए तो अपने आप को भी क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके खुद के अंदर भी गिर जाए तो ये खुद को भी क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम का अनदर नाम क्या है? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्या है? सुसाइडल बैग क्यों कह रहे, समझ में आ गया? इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम अगर किसी अनदर पे गिरता है तो उसको डैमेज कर देता है। और कभी कभी क्या होता है, खुद के ऊपर भी गिर जाता है तो क्या कर देता है? वो क्या कर देता है? खुद को खत्म कर देता है। इसलिए उसको हम क्या बोले? सुसाइडल बैग। आगे समझ में? उसके बाद एक होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आ गया? इसको मिटा दूं? सबने नोट कर लिया ना? तो लेट्स सी एंडोप्लाज्मिक। सबसे इंटरेस्टिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी एनर्जी बनती है। देखो क्वेश्चन हमको कैसे घुमाता है। एनर्जी, हमारी जो सेल है, सेल में दो चीजें एनर्जी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी बनाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा था ग्लूकोज के फॉर्म में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एनर्जी बनाएगा वो प्रोटीन के फॉर्म में बनेगा। अब प्रोटीन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलेगी या प्रोटीन से मिलेगी? किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एनर्जी बन रही है, तो इसका काम क्या है फिर? इसका काम देखो, तो यहाँ पे एनर्जी बन रही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन दैट इज जनरेटेड इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारा क्या बना है? एनर्जी बनी है।
उसका काम क्या है वो भी तो देखो, इसका काम देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बढ़िया है ना, सब समझ में आ गया ना, सबने नोट कर लिया है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर कैसे होता है, थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ अलग से। ये हमारी सेल होगी, सेल के अंदर एक कंपोनेंट और होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे। इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या है देखो, पहले इसका थोड़ा हल्का फंक्शन देखते हैं। इसका बहुत सारे, इसके मेनी फंक्शन है। मेन अगर कह रहे हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मेन फंक्शन है इस चीज में। तो देखते हैं, वैसे तो हर किसी का क्या होता है फंक्शन, तो हर किसी का यूनिक फंक्शन होता है, लेकिन इसका भी बढ़िया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? हमारी जो जेनेरिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेरिक इंफॉर्मेशन मतलब हमारा डीएनए कैसा है, ठीक है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्टेड है? न्यूक्लियस से। किससे कनेक्टेड है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो हमारी जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से कहाँ पे लाना है? फिर यहाँ आउट लाना है, बाहर लाना है। कहाँ पे लाना है? बाहर लाना है। तो बाहर लाने का काम कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It transfer to the generic information from the nucleus to the outside from the cell. सेल से बाहर लाने का काम किसका होता है? सॉरी, न्यूक्लियस से जेनेरिक इंफॉर्मेशन को सेल में लाने का काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक। That is a function. That is the first function of ER. ER means endoplasmic reticulum. फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इट ट्रांसफर्स द जेनेरिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल। न्यूक्लियस से किसमें ट्रांसफर कर रही है? सेल में। दूसरा काम देखो, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को स्टेबल करने का काम किसका है? बोन। वेरी गुड। किसका काम है? बोन का काम। अगर कहीं पे मेरे पैर की बोन टूट जाए, मैं खड़ा हो सकूंगा? वैसी ये जो हमारी क्या है? सेल है। सेल के अंदर सेल को स्टेबल करना, इसको पिचकने से बचाना, ठीक है, इसको टूटने से बचाना, पूरा काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें बोन का काम करती है। किसका काम करती है? बोन का। ये स्केलेटन सिस्टम का काम करती है। किसका काम करती है? स्केलेटन सिस्टम। तो क्वेश्चन आता है विच कंपोनेंट इज द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल? सेल का स्केलेटन सिस्टम किसे बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर लेट्स सी सेकंड फंक्शन क्या होता है? इट इज skeleton system. It is a skeleton system of cell which provide stability to the cell. सेल को स्टेबिलिटी देने का नाम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल का स्केलेटन सिस्टम किसे बोल रहे हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब इसके बारे में डिस्कवर किया गया तो इसमें दो चीज देखी गई। इसका एक वाला पार्ट इधर तो बहुत मुलायम था। कैसा था? मुलायम था, सॉफ्ट एकदम। कैसा था? सॉफ्ट। लेकिन एक ऊपर का पार्ट कैसा था? रफ। कैसा था? रफ। एक पार्ट तो इसका सॉफ्ट था एंड सेकंड पार्ट कैसा था? रफ था। तो ये किसी कारण से हो रहा होगा, है ना?
तो यहाँ पे इसका जो सॉफ्ट पार्ट था, एक साइड सॉफ्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट जो सॉफ्ट था, वो सॉफ्ट था यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला फैट। सॉफ्ट एरिया में क्या प्रेजेंट था? फैट। लेकिन रफ एरिया में प्रेजेंट था राइबोसोम। क्या प्रेजेंट था? राइबोसोम। अभी बताया ना, आगे पढ़ेंगे राइबोसोम को। ये राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण इसका सेकंड पार्ट कैसा हो गया है? रफ। रफ। आगे समझ में क्या हो गया है? रफ हो गया। तो अब देखो इसका जो राइबोसोम क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बारे में राइबोसोम इतना पता चल गया है कि इसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो सॉफ्ट क्यों हो रहा है? फैट। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फैट। फैट। एंड रफ प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम। अभी राइबोसोम टू टाइप्स का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। S for sedimentary coefficient, S for सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। ये 70S और 80S कुछ नहीं है, ये राइबोसोम का साइज है। क्या है? राइबोसोम साइज। सपोज ये ऐसा दिख रहा है राइबोसोम, तो ये इसका साइज, यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। 80S में थोड़ा साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो राइबोसोम 70S और 80S क्या है, समझ में आ गया? केवल साइज है, ठीक है, कोई और ये ऐसा कुछ नहीं है, केवल साइज है। इन दोनों का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या करना? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन। और प्रोटीन कैसे बनती है? प्रोटीन बनती है 20 एमिनो एसिड मिलकर। किससे? 20 एमिनो एसिड। जैसे अभी देखा हमने ग्लूकोज, ग्लूकोज किससे मिलकर बन रहा था? एटीपी 38 एटीपी पार्टिकल से। किससे मिलकर बन रहा था? 38 एटीपी पार्टिकल। 38 एटीपी पार्टिकल से मिलकर बना। और जो प्रोटीन होता है ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता होता है। कितने? 20 एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड। अब यहाँ पे एक बात समझो, कई बुक में लिखा होता है कि जो 20 एमिनो एसिड है, लिखा होता है कि 10 एमिनो जो एसिड है, 10 एमिनो एसिड, ये हमारी बॉडी में मतलब राइबोसोम में पहले से ही प्रेजेंट होती है। राइबोसोम में पहले से ही। और 10 एमिनो एसिड हमें कहाँ से मिलता है? ये फूड में होती है, खाने में जो हम खाना खाते हैं। 10 एमिनो एसिड कहाँ से मिलते हैं? फूड से। अब इसको फूड, ये देखो, अगर एक प्रोटीन एनर्जी बनानी है तो हमारे पास कितने एमिनो एसिड होने चाहिए? 20। और 10 तो पहले से ही किसके पास है? राइबोसोम के पास। 10 और चाहिए उसको। और 10 कहाँ से लाएगा वो? फूड से। और फूड से ये जाके नहीं लाएगा, इसमें आरएनए लाता है हमारा। हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, क्या देखेंगे? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने टाइप्स के आरएनए देखेंगे? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन से होते हैं? एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए। वो राइबोसोम आरएनए यहाँ लाएगा, वो जब हम आरएनए पढ़ेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक पकड़ लो कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड चाहिए और 10 पहले से राइबोसोम में होते हैं और 10 हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड। और जब आरएनए पढ़ेंगे वहां से फूड से कैसे ला रहे हैं वो देखेंगे। इतना समझ में आ गया है? राइबोसोम। अब ये जो प्रोटीन का काम भी होता है एनर्जी देने का, तो ये एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं देती। ये एनर्जी किसको देती है फिर? इसको देखो, अभी इंटरेस्टिंग है, इसको देखो, फोकस ऑन हियर। इसका काम क्या है? एनर्जी। देखो, एनर्जी हमको ग्लूकोज दे रहा है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोटीन नहीं दे रही। तो इस प्रोटीन का एनर्जी कहाँ जा रही है? अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है तो कहाँ जा रही है? अभी हमने सेंट्रोसोम पढ़ा। सेंट्रोसोम का काम क्या था? क्या था? सेल डिवीजन का मतलब कहीं पे कोई सेल डैमेज होगी तो नई सेल बनाना है ना? कहीं पे कोई सेल डैमेज होगी तो उस सेल को बनाना है। तो उस सेल को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सेंट्रोसोम को भी तो एनर्जी चाहिए। सेंट्रोसोम अगर कोई काम कर रहा है, सेल बना रहा है, तो सेल बनाने के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है लाइफ किससे? इस प्रोटीन से। तो जो हमारी सेल है उसमें 2 टाइप की एनर्जी बन रही है। एक बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरी एनर्जी बन रही है प्रोटीन के फॉर्म में। किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
लेकिन हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, प्रोटीन वाली एनर्जी नहीं मिलती। वो प्रोटीन एनर्जी किसके लिए हेल्पफुल होती है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो काम कर रहा है उस काम को हेल्पर का नाम है, हेल्पिंग देने का, हेल्पिंग एनर्जी के फॉर्म में देने का काम किसका है? एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाली प्रोटीन। ठीक है, तो एनर्जी दो टाइप की बनती है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद कल पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और इसके अंदर डीएनए क्या होता है, डीएनए के टाइप्स क्या होते हैं, आरएनए क्या होता है, आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है।